वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। तो जिस चैप्टर को आप पढ़ने जाएंगे उस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। चलिए, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। ऐसा बच्चे बोल रहे हैं कि ये बुक में चैप्टर नंबर 5 है। खैर, सब मुंह माया है नंबरिंग तो। चैप्टर्स के नाम से नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क पड़ता है। तो देखो यार, जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो सबसे बेसिक चीज अपने को पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम अपन ने क्या पढ़ा था? क्या आप लोगों को सारी बातें याद आ गई? मतलब आपने इसमें पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में कि एक वेक्टर अगर ए है, ये अगर दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। कौन बोला रे? गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। इसका आंसर स्केलर आता है, इसकी वजह से अपन इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर इसका अपन ने एक और छोटी सी चीज़ देखी थी कि अगर मान लो ए वेक्टर कोई ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, कोई कैपिटल बी वेक्टर है, तो ए वन बी वन सी वन कर देते हैं, अच्छा लग रहा है। ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप है, तो हमने ऐसा पढ़ा था कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आई का आई से, जे का जे से और के का के से। ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। इस क्लास में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जब अपन ने इसको क्लास में पढ़ाया था लाइव, उस वक्त वो क्लास में नहीं थे, उन्होंने बाद में वीडियोस देख के कवर किया है। तो उन लोगों के लिए भी एक रिवीजन हो रहा होगा। सरदार जी, आप तो थे क्लास में? आर्यन था तो, है ना? क्लास में था ये जब ये पढ़ा रहे थे अपन? अच्छा, इतना सोच के याद आ रहा है। बस इतनी ही चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में, तो अपन को बस इस दोनों चीज़ें आती हैं। तुम दोनों को तो कल मैं बता ही चुका हूँ, तो बस सारी बातें सबको क्लियर हैं। जुकाम हो गया तुझे? नाक टमाटर हो रही है तेरी बेटा? इतना तेज जुकाम हुआ है? गर्म पानी पी। शुरुआत करते हैं छोटी सी चीज़ जिसका नाम है वर्क। लिखना बंद करेंगे, समझने की शुरुआत करेंगे, ठीक है? फिजिक्स पढ़ने के लिए लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, समझने की ज़रूरत है। वर्क का मतलब होता है हिंदी में काम। काम को थोड़ा सा और शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कार्य। कार्य मतलब हम सुबह उठते हैं, उठ के घर पे आते, घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, ये भी एक काम है। मम्मी कहती हैं बेटा सामान इस टेबल से उठा के वहाँ उधर रख दे, फ्रिज में बोतल भर के रख दे, ये भी एक काम है। आंखें खोलना भी एक काम है, सांस लेना भी एक काम है। इतने सब कामों के बीच में यहाँ पर फिजिक्स में हमें बोला जा रहा है कि बेटा आप काम पढ़ो। तो फिजिक्स में जो कार्य है, फिजिक्स का जो वर्क है, इस वर्क का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। सबसे पहली बात है, बिल्कुल भी इसका मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। जैसे नॉर्मल मुझसे कोई बोले कि अच्छा एक काम करो, ये रिमोट उठा के यहाँ रख दो, मैं तो थक गया, मैंने काम कर लिया, है ना? अ, मैंने ज़मीन से उठा के कोई भी सामान नीचे से उठाया, उठा के इस टेबल पे पोडियम पे ऊपर रख दिया, करीबन 1 मीटर ऊपर मैं सामान को लेके आया, मैंने कुछ काम किया। मैंने इस सेम लेवल से इस रिमोट को उठा के यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, मैंने कुछ काम किया। ऐसा अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे के सारे काम हैं, ये सारे के सारे वर्क वो हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप लोग समझते हैं। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दो कि जो तुम समझ रहे हो वो वर्क है ही नहीं। तो फिर वर्क आके रहे क्या? फिजिक्स में वर्क डिफाइन किया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। जैसे अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, एम मास के इस ऑब्जेक्ट पे कुछ अपन ने एफ फोर्स लगाया, तो इस एफ फोर्स की वजह से ये कुछ आगे एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है? तो एफ इस ब्लॉक पर लगने वाला क्या है? फोर्स। और एस क्या है? उसका होने वाला डिस्प्लेसमेंट। बहुत स्पेसिफिकली शब्द इस्तेमाल किया है डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्टेंस तो बोला ही नहीं है। क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ी सी समझदारी होगी तो फोर्स के साथ भी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डायरेक्शन होती है, तो ये दोनों क्या हो गए? वेक्टर्स।
इनके बीच का जो एंगल है उसका नाम दिया गया है थीटा। ठीक है, अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो वर्क को डिफाइन किया जाता है कि इस m मास के ब्लॉक पे इस F फोर्स ने जो वर्क किया है वो वर्क हो जाएगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है वर्क की, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अगर आप इसको थोड़ा और ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, F S cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, वर्क का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं, वर्क का मतलब है एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वर्क आप लोगों ने 10th क्लास तक भी पढ़ा होगा। 10th क्लास में वर्क क्या पढ़ा था, बोलो ना यार, शर्मा क्यों रहे हो, गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है, फोर्स इनटू, लेकिन अब जब थोड़े से बड़े हो गए तो समझ में आया कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। बाकी बात, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुमने गलत पढ़ा है, तुमने स्पेशल केसेस में पढ़ा है जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1, है ना। तो छोटे बच्चों को हर एक चीज नहीं सिखाई जा सकती, तो उनको सिर्फ छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे जब आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, उस वक्त भी मैंने बोला था कि आप लोग सेकंड लॉ गलत पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने सेकंड लॉ क्या बताया था मुझे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन फिर जब बाद में पढ़ा तो क्या समझ में आया कि क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अपन क्या कहते हैं, फोर्स। अब अभी तक मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां उठाया, मैंने कुछ काम किया, हर बार मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने मतलब मैं एक शरीर हूं, मैं एक बॉडी हूं, बॉडी ने कुछ काम किया। तो आम बोलचाल की भाषा में जब भी हम कहते हैं वर्क, तो किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के द्वारा किया गया वर्क होता है, राइट। लेकिन फिजिक्स के केस में देखो तो कभी भी तुम किसी बॉडी से रिलेटेड वर्क की बात नहीं करोगे, तुम हमेशा बात करोगे किसी फोर्स ने कितना वर्क किया है। समझ गए, तो जो वर्क है वो डिफाइन किसके लिए हो रहा है, फोर्स के लिए। और फोर्स तुम अच्छे से किस में पढ़ चुके हो, लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, हालांकि उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला वर्क का है एफ एस कॉस थीटा। चमक गई इतनी बात, बहुत ज़्यादा दिमाग में जोर मत लगाना है, बहुत आसान चीज़ है। अब इस एफ एस कॉस थीटा में ये तो तब है जब यहाँ पर एफ भी कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा बना रहा हूँ, और डिब्बा बना के तुमको वो बोल रहा हूँ फॉर वेरिएबल फोर्स। हालांकि ये आपको थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट, क्यों का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर देना है, अगर एफ फोर्स की वजह से छोटा सा ds डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और समझदारी से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ये वर्क हो जाएगा। ये दोनों ही वर्क के फॉर्मूले हैं फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए। इनकी जब जरूरत पड़ेगी तभी मैं बताऊंगा, तब तक आराम से चिल मारो। तब तक तुम्हारे लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपल, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब वर्क का फॉर्मूला तो सर हमने सीख लिया, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अब हम बात करना चाह रहे हैं सर मैक्सिमम वर्क कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं। तो मैक्सिमम वर्क के लिए जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू +1 होनी चाहिए, और कॉस थीटा +1 होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। ये बात पता है कि नहीं पता, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, याद रखना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1। तो उस केस में वर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने यही तो पढ़ा है अभी तक, तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, सिर्फ यही केस पढ़ा है, इसके अलावा दूसरा केस देखा ही नहीं है। फिर आपको दिखाना चाहिए मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क कब हो सकता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, -1। ये कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। और
वर्क की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी तो हो जाएगी माइनस का एफ एस, क्योंकि कॉस थीटा कितना हो गया -1। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। सही बात है। सरदार जी सोना नहीं है, जाके मुंह धुल के आओ फटाक से। हाँ, तो झपकी आना नींद आना नहीं होता क्या? ऐसा ध्यान मत करो कि दूसरों को लगे सो रहे हो, गधे। ठीक है। फिर बात करते हैं जीरो वर्क। इतना इंपॉर्टेंट बात चल रही है, काम करने की बात चल रही है। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, भूसा खाएगा। उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। तो मतलब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो उस केस में वर्क हो जाएगा आपके पास, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। नाइस, इतना चमक गया। तो तुम्हारा मैक्सिमम वर्क हो गया, मिनिमम वर्क हो गया और जीरो वर्क हो गया। बहुत बढ़िया। अब शुरुआत करते हैं समझने की। आराम से एक छोटा सा ब्लॉक है, ब्लॉक रखा हुआ है जैसे ज़मीन पे। ये मेरा हाथ ज़मीन है, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया। ये रखा है ब्लॉक, रख गया। अब मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, आजा 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 आजा। तो मैंने इसको फोर्स किधर लगाया? राइट साइड तुम्हारे हिसाब से। ये इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट साइड। तो इसका वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? समझ गए बात को? अब मैंने क्या किया कि इसमें एक लात मार दी। तो लात मार दी तो ब्लॉक चलता रहा होगा, चल रहा है चल रहा है। तो किधर जा रहा है? आगे की तरफ, आगे की तरफ जा रहा है। मैंने पीछे से पकड़ के रोकने की कोशिश करी, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे। लेकिन फोर्स किधर लगा रहा हूँ? तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ गई बात? मिनिमम वर्क हो जाएगा। अब फोर्स इस पे, ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन इस पे नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक पर नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90। अब एक कंडीशन सोचते हैं। आप लोग रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद आपने पास सामान ज़्यादा था, तो आपने कुली को बोला भैया सामान हमारा ट्रेन में ले जाके रख दो। मैंने कहा ठीक है, 400 रुपये लगेंगे। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, 400 नहीं, 400 तो ज़्यादा है, एक ही बैग तो है, 300 ले लेना। कह रहा नहीं नहीं भैया, ना आपका ना मेरा, 350। 350 में डील डन हुई। तो 350 में उसने, 350 कितना होता है? हाँ, ये भी तो समस्या है ना। बड़ा 350 इज 350 INR, नॉट डॉलर्स। तो 350 बक्स। अच्छा, हाँ। तो 350 रुपये में बात डन हुई, लेकिन वो समझेगा नहीं ना, तो उसे 350 ही तुम्हें बोलना है ना, वरना वो फिर ना तुम्हें 750 बोलेगा, 500 रुपये अपनी तरफ से, 400 रुपये बढ़ा के। तो उसने क्या किया, सामान को, तुम्हारे बैग था, बैग को उठाया, उठा के सिर पे रखा, सिर पे रख के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के बाद वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे उसने सामान को उतार दिया। ठीक है। तो उसने, स्टेशन का लेवल ये है, प्लेटफॉर्म का लेवल ये है, उसने सामान को यहाँ से ऊपर चढ़ा के ऐसे उतारा और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया और आपसे कहा लाओ 350 रुपये। समझ गए बात को? इसमें कोई समस्या तुमको? पूरी कहानी क्लियर है दिमाग में? अगर ये तुम्हें कहानी क्लियर है मेरे दोस्त, तो इस कहानी में समस्याएं देखो कितनी है। ये उस बंदे का सिर है, इसके ऊपर तुम्हारा एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। वो ऐसे जाके ऐसे सीढ़ियां चढ़ के और ऐसे ले आया, तुम्हारे ब्लॉक को यहाँ सेम लेवल पे लाके रख दिया। तो अगर तुम देखोगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट ये है कि नहीं है? आया ना? उस बंदे ने, अगर वो पैदल चल के जाता, तो पैदल चलने में क्या हो रहा है कि वो जमीन को किधर धक्का दे रहा है? पीछे। तो जमीन उसको किधर धक्का दे रही है? न्यूटन का कौन सा नियम है? थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। ठीक है। क्या उसके धक्का देने से जमीन को, जमीन खिसक गई पीछे? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, क्या उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? जिस पॉइंट का अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उस बंदे के पैर पर लगने वाले फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होगा।
क्योंकि वर्क डन के लिए उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। वापस से बोलूं? हाँ, अगर मैं चाहता हूं कि ये भाई एक ब्लॉक है, ये आगे खिसक रहा है, इस पे फोर्स लगा के, तो वर्क डन तो आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? डिस्प्लेसमेंट ये ब्लॉक यहां से उठ के, इसका रंग बदल देते हैं गिरगिट की तरह, इसका ये ब्लॉक उठ के यहां से उठ के यहां आ गया, यही हुआ ना? तो इसके हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एस हुआ कि नहीं हुआ? यही तो मतलब है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें ये चेक करना है कि आखिर यहां से लेके यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसा है, तो तुम्हें बस ये चेक करना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तुमको पूरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सुन मेरी बात, एक बहुत बड़ा, ऐसा समझ ले कि एक फोम का टुकड़ा है, फोम का टुकड़ा समझ गए? इस फोम के टुकड़े के इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है? ये बाकी टुकड़ा हवा में आगे उड़ गया, लेकिन वो पॉइंट मेरा जहां पे मैंने पकड़ा था वो वहीं का वहीं रहा। तो मैंने उसको पीछे फोर्स लगा के रोका है कि नहीं रोका? उस पॉइंट, उस फोम के टुकड़ा जो ऐसे था वो थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गया, क्योंकि वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और वो लेकिन जिस पॉइंट पे मैंने पकड़ा था वो पॉइंट वहीं का वहीं है। तो तुम्हें ये चेक करना है कि उस पॉइंट जहां पर फोर्स लग रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। यहां पर जो शब्द डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है ना बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का है। तो जब भी यहां पर तुम लिख रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर लिखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अब जैसे अपने केस में वो पॉइंट तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन पूरे फोम का टुकड़ा आगे चला गया, तो इस केस में तुमसे पूछूं कि बताओ इस फोर्स ने इस बॉडी पे कितना वर्क किया, तो उसका आंसर है 0, क्योंकि वो पॉइंट तो वहीं का वहीं रहा। लॉजिक समझ गए पूरा? तो बॉडी का कुछ भी हो जाए, बॉडी कुएं में जाके गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपन को क्या देखनी है? सिर्फ एक चीज, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक आदमी दौड़ता हुआ गया, कुएं में कूद गया, तुमने उसकी शर्ट पकड़ी हुई थी, शर्ट हाथ में रह गई, आदमी कुएं में गिर गया, इसका मतलब वर्क डन कितना है? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हाथ में ही रहा। समझ गई बात? तो ये गेम याद रखना कि भाई गेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का है। अब आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे। तो कुली भाई साहब इसे यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे लेके आए? उन्होंने आराम से इस ऑब्जेक्ट को उठाया, जब उठाया होगा तो उन्होंने फोर्स ऊपर लगाया होगा कि सामने लगाया होगा? ऊपर लगाया। तो ये वो फोर्स है जो वो नॉर्मल की वजह से इसको ऊपर उठाया। फिर उनके कुछ चरण होंगे, वो चरण लेके आगे की तरफ गए। यही तो मतलब है। अब इस पूरी यात्रा में नॉर्मल हमेशा किधर लग रहा है? उनके सर पे, ऊपर की तरफ। और इस पूरी यात्रा में नॉर्मल की वैल्यू भी फिक्स है, आया ना? तो नॉर्मल कांस्टेंट है और ये उनका डिस्प्लेसमेंट है। ऊपर नॉर्मल था, डिस्प्लेसमेंट आगे था, एंगल कितना है, तो वर्क कितना है? तो काय बात के 350 रुपए। पॉइंट समझे मेरा? किस बात के 350 रुपए तुमसे लिए गए? फिर काम तो किया ही नहीं। तो अब ये बताओ, फिजिक्स की भाषा में वो जो वर्क जिसे तुम बोलते हो उस वर्क का मतलब वो वर्क नहीं है जो आम बोलचाल की भाषा में है। दोनों वर्क एकदम अलग अलग है। लेकिन क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है कि सुदीति, तुमने 350 रुपए उस कुली भाई को क्यों दिए? हाँ, फिजिकल लेबर था। वेरी गुड। मतलब जब तुम किसी को कोई भी चीज दे रहे हो, तो फिजिक्स में तुम उसके एनर्जी कंज्यूम करने के एवज में पैसे दे रहे हो। तुम काम करने के पैसे नहीं देते किसी को। वो अपनी एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है या एनर्जी तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा है, वो उस चीज के बिहाफ पे आप पैसे देते हो। एक, आप मान लो कोई, आप सिक्योरिटी गार्ड है, कोई व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति दिन भर खड़ा हुआ है, उसका वर्क कितना है फिजिक्स के लिहाज से? देखो, 0। डिस्प्लेसमेंट भी 0, फोर्स कहीं कुछ लग नहीं रहा, सब कुछ 0, लेकिन फिर भी उसे सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसे खड़े रहने से उसकी जो एनर्जी लॉस हो रही है, आप उस एनर्जी लॉस के रेस्पेक्ट में पैसे दे रहे हो। समझ गई बात? बुद्धि में आया? तो समझ में आ गया वर्क तुम्हें? छोटू सी बात। अच्छा, फिर उसके बाद चलो, तो तुमने 3 चीजें देख ली होंगी पीछे।
मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, जीरो वर्क। अच्छा इसी में तो मैं यही लिख देते हैं 1 2 3 और 350 रुपये। आगे ये तो एग्जाम्पल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे 4, हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्क की, और फिर हम बात करेंगे निगेटिव वर्क की। देखो मेरा ऐसा मानना है, मानना क्या है, तुम्हारा भी तो सेम ही मानना है, हम लोग तो सेम ही चीज़ मानते हैं दोनों। पॉजिटिव वर्क की बात यह है कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तब उस केस में वर्क भी पॉजिटिव होगा। सिद्धार्थ जी तुम कितना सोओगे यार, जाके मुंह ही धुलाओ। और अब अगर तुमने बहाना बोला तो मैं घूंसा मारूंगा, क्योंकि मैं 5 मिनट से मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूं। उठ भाग यहां से, मुंह धुल गया। हाँ, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मेरी सिंपैथी है, जाके मुंह धुल गया हो। तो अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो cos थीटा पॉजिटिव होने का मतलब है cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। तो मतलब और थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 90 डिग्री से लेके मतलब एक्यूट एंगल हो गया कि नहीं हो गया। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा, उस केस में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि cos थीटा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। लेकिन तुम जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगी वो कभी भी 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम सोच के देखो, ने जो पूछ दिया है ये कन्फ्यूजन तो दूर ही कर लो। एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, इनके बीच का ये एंगल बताओगी कि ये एंगल बताओगी, छोटा वाला बड़ा वाला, ये तो हमेशा ही बताना है। तो कभी भी ये एंगल 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो जब एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होगा तो कभी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ना ही कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, हमेशा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड। चमका। हाँ बिल्कुल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से कम हो तो वर्क पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर देखेंगे cos थीटा नेगेटिव हो जाए तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। cos थीटा नेगेटिव होने के लिए एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब 90 से लेके 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा कैसा हो गया, एक्यूट या ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज, बहुत अच्छे हो जाएगा ऑप्ट्यूज एंगल। तो मतलब देखा जाए तो फोर्स इधर लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, और इनके बीच का एंगल कितना रहा होगा, ये वाला थीटा। इस केस में जो वर्क हो जाएगा वो वर्क विल बी नेगेटिव। तुमको वर्क की सारी छोटी छोटी कहानी समझ में आ गई कि जितनी भी कहानियां अपन ने पढ़ी हैं ये सारे, फोर्स भी कांस्टेंट था, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट था, और अपन ने सिंपली डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लिया। अब वेरिएबल फोर्स के लिए हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, इसके बारे में भी डिस्कशन थोड़ी देर में करेंगे। आप लोग अपना लिखना शुरू कीजिए। हाँ जी, इससे पहले एक और था। अच्छा डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं आप, लिखिए। मुंह धुलाए, गुड मॉर्निंग। देखो इसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं वर्क में, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब कबूतर जैसी है, थोड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है। हाँ देखो, कबूतर एक ऐसा शब्द है जिसको लेके तुम लोग आराम से धीमे धीमे समझ जाओगे कैसा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी टोन से समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अभी छोटी छोटी चीज़ें सारी आपने देख ली वर्क से रिलेटेड, है ना। वर्क से रिलेटेड इसके बाद अपन
दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि कैलकुलेशन बाय ग्राफ, आप वर्क की कैलकुलेशन ग्राफ से भी कर सकते हैं। जैसे कभी अगर मान लो आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या एस लिख लो, एक्स या एस दोनों ही चलता है, तो अगर कोई ग्राफ दे रखा है तो यहाँ S1 से लेके S2 तक अगर कोई पूछे कितना वर्क हुआ तो ये एरिया उस वर्क का नाम है। मतलब वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, इसको वेक्टर हटा दो, फ्रॉम S1 से लेके S2, मतलब एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, ये बात अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं। ये अपन ने ऐसे पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का मतलब होता है एरिया अंडर वाई, मतलब जो भी कर्व है, एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x1 टू x2। याद आ रहा है क्या, इंटीग्रेशन में पढ़ा था। सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर मान लो कभी अगर आपको एरिया दे रखा हो और वर्क पूछा हो तो चुपचाप फोर्स वर्सेस एस का एरिया निकाल के आप आंसर सीधा बता सकते हैं वर्क का। कभी कभी क्या होता है कि वो ग्राफ ना एफ वर्सेस एस का ना देखिए, ए वर्सेस एस का दे देगा। तो अगर ए वर्सेस एस का दे दे तब भी आप आराम से ग्राफ बनाइए और उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसी सेम चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स को लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस का इंटीग्रेशन फ्रॉम S1 टू S2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मास इंटू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। कर्व या ग्राफ एक ही बात है। इस बात को समझे कि वो ये भी बोल सकता है कि आप एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व आप निकाल लो और उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये वाला हिस्सा वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला हिस्सा मास है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वर्क आ जाएगा। क्वेश्चन से भी देखेंगे तब अपन करेंगे, अभी तो सिर्फ आपके ज्ञान सुनने के लिए है, तो आपको सुन लेना चाहिए बस। ठीक, ओके, अभी इतना छापो, फिर अब इसके बाद अपन ना क्वेश्चंस करते हैं। एक छोटी सी हेडिंग डाल देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वर्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम एक साथ लिख के खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, स्पेसिफिक सिर्फ वर्क ही पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट ऐसा लिख देते हैं कि वर्क की डेफिनेशन कोई पूछे तो वर्क की डेफिनेशन क्या बताओगे? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो इसको शब्दों में लिखा देते हैं, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स is equal to, work done by a constant force is equal to scalar product of applied force, scalar product of applied force and displacement. Second, work is a scalar quantity. Next, work depend on frame of reference. Work depends on frame of reference. Work depends on frame of reference. Work depends on frame of reference. In circular motion, next point. In circular motion, next, next point है बेटा रेफरेंस के बाद।
In circular motion, work done by centripetal force is always zero. Work done by centripetal force is always zero because angle between F and S, because angle between F and S is 90 degree. समझे? समझ लेते हैं, फिर आगे अगला पॉइंट लिखेंगे. जैसे मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है. सर्कुलर मोशन में एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा और इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी. जिधर वेलोसिटी होगी पत्थर उधर ही जाएगा, जिधर वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट उधर ही जाएगा. तो जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, छोटा सा ds वेक्टर. अब एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स और इस टेंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा और हर मोमेंट पे कितना होगा? इसकी वजह से हमेशा वर्क डन कितना हो जाएगा? ठीक है. तो भले ही कोई पूछे कि पूरे चक्कर में या फिर पूछे कि आधे चक्कर में, कह दो कितना भी चक्कर हो, चक्कर चक्कर में वर्क डन हमेशा कितना होगा? जीरो. इसलिए चक्कर में पड़ने का नहीं. नेक्स्ट, तुमको ये बता दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बताया कि क्यों करता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा. याद करो वो वाला एग्जांपल, जब अपन कार में बैठ के जा रहे थे, तो ये बोला था कि अपने पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति कार में, उसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो होगा, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे पास में ही बैठा है. कार में तुम बैठे हो, तुम्हारे बगल में एक और व्यक्ति बैठा है, तुम दोनों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट है, भले ही कार कहीं भी जाए उड़ के, तो तुम्हारे लिए हमेशा इसका जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? कांस्टेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो. समझ गए? लेकिन अगर कोई बड़ा बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा तो उसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो अगर ऑब्जर्वर कार के अंदर है तो डिस्प्लेसमेंट अलग है, अगर ऑब्जर्वर कार के बाहर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलग है. अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा. इसी वजह से मैंने लिखा दिया कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट, इट्स यूनिट इज यूनिट ऑफ वर्क डन इज यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. जूल तो कैसी हो गई? ऐसा ही. और CGS में क्या बोलेंगे? अर्ग. CGS में अर्ग. हाँ, तो निकालो जरा, तो सिखा दिया था उस वक्त, निकाला भी था. केमिस्ट्री में कराया था, केमिस्ट्री में. बढ़िया, करो करो. वन जूल अपन ने निकाल भी रखा है वैसे तो पहले. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग. और इसकी डायमेंशन भी निकाल लो. डायमेंशन बताओ वर्क की. नेक्स्ट पॉइंट में डायमेंशन लिख लेना. डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स की कितनी हो गई? mL/t-2, और डिस्प्लेसमेंट की कितनी हो गई? L. तो टोटल कितनी हो गई? mL/t-2. ये बात तुमको समझ में आई क्या? क्योंकि ये तुमने चैप्टर पढ़ा नहीं है ना, यूनिट एंड डायमेंशन वाला. तुमको समझ में आ गई? ठीक है. तुम्हारे क्या हाल है? सब चमक रहा है अच्छे से कि लाइट जलाऊं? चलो भैया, अगर सब चमक ही रहा है तो. नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट. वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, या वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज डिफाइंड for an interval or displacement. Work is defined for an interval or displacement. There is no term like instantaneous work. There is no term like instantaneous work. There is no term like instantaneous work.
काम करोगे तो थोड़ा टाइम बीतेगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम चुटकियों में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि डिस्प्लेस करने के लिए थोड़ा टाइम तो बीतेगा ही बीतेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। For a particular displacement, work is independent of time. ठीक है दोस्त, तो अपन ने ये वर्क की छोटी छोटी कहानियां अपन ने देख ली। ठीक, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। वर्क अपनी तरफ से थ्योरी के रूप में समाप्त होता है। आओ बातें करें। सिंपल सी पहली बात करेंगे। पहली बात ये करनी है कि एक ब्लॉक है, इसका मास है कुछ 2 kg, इस पर कुछ फोर्स लगा, जो फोर्स थोड़ा सा वेरिएबल है, एक्स, या इसको ले लेते हैं अपन, कितना ले लें, ऐसे ही ले लो चलो, 2x स्क्वायर 2x -3, ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स लगने के बाद हमसे ऐसा पूछा गया है कि इफ ब्लॉक displaces from x is equal to 0 to x is equal to 1, या इसको +3 कर लो, x is equal to 0 to x is equal to 1, then find work done by force। मैं करूं? पहला क्वेश्चन है, मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है। वेरिएबल है। जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो हमको क्या इस्तेमाल करना है, इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेशन वाला मैंने फॉर्मूला देखा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन एफ डी एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देख फोर्स भी राइट में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, राइट में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो अपन इसके सोल्यूशन लिखते समय अपन को ये बात पता है कि भैया फोर्स तो है इसका 2x + 3 इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 0 का इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ, तो उसने दे रखा है 0 से लेके कहाँ तक लेके गए हैं, 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा 2x dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन अंदर चला गया, +3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और cos 0 1 होता है, ये मैंने वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट लगा दी 0 से 1। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता वो गौर से देखना जरा। x का इंटीग्रेशन तो देखा, x की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, नीचे आ गया 1 + 1, लिमिट लगा दी 0 से 1, +3 dx 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 dx, मतलब छोटी छोटी चीजें जुड़ रही है ना, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, तो dx 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 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ये बात पता है? नहीं पता तो ऐसा समझ लो, देखो dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। dx का इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन, 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0 dx का इंटीग्रेशन, अब 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो आंसर कितना हो जाएगा x। तो ऐसा बोल दो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, dm का इंटीग्रेशन क्या होता है m, dn का इंटीग्रेशन क्या होता है n। इसी बात, तो यहाँ dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, लिमिट लगा दी 0 से 1, तो ये देखना ये 2, ये भी 2, ऊपर बन गया x², लिमिट 0 से 1 +3, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 - 0, सिमिलरली 2 से 2 कट गया, ये भी 1 बच गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर +3, तो ये हो जाएगा 1 + 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 जूल। समझ में आ गई बात? इंटीग्रेशन चमका, अरे मुंडी हिला, हाँ हाँ भाई आरुषि, चमका, पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रही? देख ले फिर, कल ही सिखाया मैंने तुझे, हो सकता है भूल जाए ताज़ा ताज़ा।
डन। बेटा कहाँ पे? -4 क्यों आएगा? कहाँ है? होता है होता है। भैया हो गई? अगला क्वेश्चन। A glass of mass 0.5 kg. A glass of mass 0.5 kg is raised. 0.5 kg is raised to a height of 2 meter. Find work required. सॉल्व कीजिए। हम्म, कितना है? जी की वैल्यू 10 ले लेना। शुरू करें? देखो क्वेश्चन तो आसान है। जैसे ये मान लो एक एम मास का एक ब्लॉक है या ग्लास है, जो भी आप समझना चाहो। इसको आपको एच हाइट ऊपर लेके जाना है। ये तो क्वेश्चन है, सिंपल। तो आपको ऊपर कैसे लेके जाओगे? तो आपको यहाँ पर नीचे इसका वेट लग रहा है mg, तो उस mg के अगेंस्ट में आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप इस mg के अगेंस्ट में कुछ फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक ऊपर आएगा। यही हो रहा होगा। तो आपका जो फोर्स है दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू mg, तभी तो ऊपर लेके आ सकते हो। ऑब्वियसली ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन अपन तो क्रिटिकल कंडीशन मानेंगे। तो F शुड बी इक्वल टू mg। अब तुमको कितना हाइट ऊपर लेके आना है? h हाइट। मैं तो इस क्वेश्चन को इन जनरल का सोच ले रहा हूँ। ये इनिशियल हो गया और ये कितना हो गया? फाइनल। अब देखो तुम्हारा फोर्स भी ऊपर है और एच भी ऊपर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इज एच एंड थीटा इज 0 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा में ये हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा एच इंटू कॉस 0। तो वर्क डन आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? एम जी एच। तो मास कितना है? मास कितना दिया हुआ है? 0.5। जी कितना है? 10। हाइट कितनी है? 2 मीटर। तो आंसर कितना आ गया? 10 जूल। खत्म। समझ गए? तो आप लोग इस चीज़ को याद रख लो कि जब भी आप एम के अगेंस्ट कोई भी वर्क करोगे, एम नीचे था तो उसके अगेंस्ट मतलब ऊपर की तरफ, तो वो वर्क डन एम होगा। ठीक है? हैं? हाँ हाँ।
हो गया। अगला क्वेश्चन। अच्छा, रुके रुके भाई, रुके रुके एकदम रुके। मैं देखो खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन बाई फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाई फोर्स सामने लिखा है कितने न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन बाई फोर्स सामने लिखा है इतने न्यूटन इन कैरिंग अ पार्टिकल, in carrying a particle from this point to this. Carrying a particle from this point to this. निकालो। बेसिक नहीं भूलना है। बेसिक क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। तो जिनको डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं आता वो डिस्प्लेसमेंट समझ लेना, वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल तो ये है ना, अल्टीमेटली यहाँ पे लेके गए, तो फाइनल पोजीशन कितनी हो गई? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ये i j k x y z ऐसे लिखे होते हैं। माइनस, अब आ जाओ इनिशियल। इनिशियल में क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस का 1k कैप। समझे बात को? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं। तो फाइनल पोजीशन में से अपन ने इसमें से इसको घटा दिया, तो हो जाएगा 3 में से 2 जाएंगे तो i कैप, फिर ये हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं तो बचेगा प्लस 2j कैप, और k कैप में से k कैप घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 2k कैप प्लस 2k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, फिर हम वर्क निकाल लेंगे। वर्क का फॉर्मूला अपने बच्चों को पता ही है क्या है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ कितना था? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, और एस कितना है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो i का i से, j का j से, k का k से, तो आंसर हो जाएगा 2 जूल। क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, जिसके समझ में नहीं आई हो कोई भी बात पूछ लेना, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं सारे। यहाँ पे बेटे इधर का देख 2j कैप, इधर का जी माइनस 0, तो 2 ही तो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे i का i से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, j का j से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, k का k से मल्टीप्लाई कर दिया तो -6 आ गया। ठीक है, सर जी सो रहे हो क्या? वेरी गुड, सोना नहीं है, जागते रहो। स्कूल में आज क्या था भाई तुम्हारे, इतना थक गया जो? हाँ, म्यूजिक स्टे बैक, क्या होता है इसमें? अरे रुक जा भाई, हाँ, क्या होता है बेटा इसमें? गाना गाते हैं, तो कुछ गा के सुनाओ जरा। अच्छा, तो गा कौन रहा था फिर? तुम सबको ऑब्जर्व कर रहे थे, और गाना कौन सा था? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, गाना कौन सा था? तो पक्का वो गाना गा रहा होगा, दिल का शूटर है मेरा स्कूटर, दिल का शूटर। सुना है गाना तूने? नहीं, ये एक बड़ी, ये गाना नहीं आता बताओ? आज की जनरेशन को ना इतने बेस्ट गाने पता ही नहीं है। अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने ये गाना सुना है, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर? कितने लोगों ने सुना है? अरे उठाना, ये हुई ना मेरी पार्टी के लोग। हाँ, मेरी तो वो फेवरेट सिंगर है। हाँ,
दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर ओ, है ना। एक एक बड़ी बड़ी फेमस कवियत्री थी, एक फेमस गायिका थी जिनका नाम था ढिंचैक पूजा। अब आप जाके अब आप सर्च कीजिए ढिंचैक पूजा। हाँ, अच्छा गाना क्या था, गाना था दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। और एक उसके बाद एक और गाना आया था, क्या था वो, पानी 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 क्या था वो। हाँ, मतलब बड़े खतरनाक खतरनाक गाने बनाती थी वो लड़की। हाँ, तो उसके सुनने के बाद ना ऐसा आपके म्यूजिक से भरोसा उठ जाता था और कानों में से खून निकलने लगता था। इसी बात पे अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? अरे हाँ या ना? सब कितने लोगों का आंसर आ गया था? ऑलमोस्ट नहीं भाई, प्रॉपर चाहिए 2 जूल। आखिरी का नहीं आया था। इसी बात पे लो अगला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। एफ वर्सेस एस, 0। ट्रायंगल वाले डिब्बे बनाने हैं बहन, ट्रायंगल वाले डिब्बे बनाने हैं। अच्छा रेक्टेंगल वाले, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, फोर्स न्यूटन में है। इसको 10 न्यूटन ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है सुनने में। और इसको ले लेते हैं 5 न्यूटन। फाइंड वर्क डन बिटवीन, पहला x इज इक्वल टू 0 टू, को एस अच्छा नहीं लग रहा, x लिख लो। x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू, या 4 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू 6, एंड थर्ड x is equal to 6 to x is equal to 7, and fourth x is equal to 0 to x is equal to 7। मीटर, ऑब्वियसली ये सारे मीटर में ही है क्योंकि इधर मीटर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग करेंगे मैं करूं? आप करेंगे, कीजिए। आसान क्वेश्चन तो चटका ही देने चाहिए। आंसर आ जाए तो बताना भाई। हैं? आसान है वैसे तो पूरा क्वेश्चन ही। क्या करना था इस तरीके के क्वेश्चन में? एरिया निकालते हैं। तो अपन को पता था कि जो वर्क होता है, वर्क होता है एरिया बिटवीन एफ वर्सेस एस कर्व। ले बहन ले, एरिया अंडर एफ वर्सेस एस कर्व, या एफ वर्सेस एक्स कर्व भी कहीं लिखा हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। कई बार डिस्प्लेसमेंट को वो एक्स से डिनोट कर देता है, तो चलेगा। तो अपन को सबसे पहला वाला केस है, उसमें 0 से लेकर 4 तक का एरिया चाहिए, मतलब उसे ये वाला एरिया चाहिए, ये शेडेड पोर्शन। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बताना। बेस कितना है, हाइट कितनी है, तो आंसर कितना हो गया? बहुत बढ़िया। 4 से लेके 6 तक क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। तो अपन को ये वाला एरिया चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है?
लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है इसकी 2 और ब्रेड्थ कितनी है 10, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये तो सेम ही हो गया। फिर आ जाते हैं 6 से लेके 7 तक, तो ये क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल। अरे कहाँ, दिखने से थोड़ी होता है, ये तो 5 है ये 1 है, दिखने से नहीं होता है, जो दिखता है वो हो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, तो लेंथ कितनी है इसकी 1 और ये कितनी है 5, तो ये कितना हो गया। अब बस यहाँ पे ना यही बस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, हाँ बस यही सिखाना है, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस के नीचे या ऊपर, तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, बस ये ध्यान रखना है, ये दोनों एरिया पॉजिटिव होंगे और ये वाला एरिया, क्योंकि ये 5 क्या होगा नेगेटिव। अभी देखो तुम नशे में थी ना थोड़ी देर पहले तक, अभी अपन ने साफ साफ पढ़ा है नेगेटिव वर्क। क्या क्या कह रहा है एक मिनट सर, तो जाएगा माइनस का 5 जूल, नेगेटिव समझ में आ गया। अब और कुछ, चलो, तो जो वर्क है वो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे। अब ये जो 0 से लेके 7 तक की बात करी है, तो वो चाह रहा है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया बता दो, मतलब ऊपर वाला जोड़ दो और नीचे वाला घटा दो। तो देखो 0 से लेके 6 तक का अपन ने सॉल्व कर रखा है, अपन ने 0 से लेके 4 तक का सॉल्व किया है, 4 से लेके 6 तक का सॉल्व किया है, और 6 से लेके 7 तक का सॉल्व किया है, मतलब सारा तो सॉल्व ही कर रखा है। तो अपन को क्या करना है, ये दोनों ऐड कर देने हैं, मतलब 20 + 20 माइनस का 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 35 जूल। बेटा सोचना नहीं है अभी, दिमाग थोड़ा बंद हो सकता है सोचने से, ठीक है। आ गया था तेरा आंसर, कितने लोगों का आंसर इसका आ गया था सही, 3 आ गए थे, वेरी गुड। माइनस आ गया था सर, बस लास्ट वाला तो आ गया था सर। चलो भाई, ये सारी पूरी कहानी तुम्हारे समझ में आ गई होगी वर्क की। वर्क में कोई डाउट किसी को नहीं, एकदम आसान, ठीक है। घर पे जाके एक बार इनके क्वेश्चंस अपन एक बार और देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बेटा जीवन इतना आसान थोड़ी है, कठिनाइयों का नाम जीवन है। क्या बोला क्या बोला है, अ बॉडी, क्वेश्चन लिखा जाए, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, अ बॉडी moves a distance of 10 meter along a straight line. A body makes a distance of 10 meter, moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 Newton. Under the action of a force of 5 Newton. If the work done is 25 joule, find the angle which the force makes. Find the angle which the force makes with the direction of motion of body, with the direction of motion of the body. कितना 60 आ रहा है, और लोग भी बताओ फिर देखते हैं।
सबका 60 आ रहा है, ठीक है फिर। मतलब फॉर्मूला तो अपन को पता है, एफ वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क कितना है 25, फोर्स कितना है, हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से सॉल्व हो गए 25/50, मतलब 1/2 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, खत्म। कितने लोगों का सही है, ठीक। तुमको टेबल याद कर लेने चाहिए, हाँ साइन कॉस की टेबल याद है पूरा। हाँ तो आज जाके देख लेना। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन। कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन, चलो देखते हैं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done in pulling an object, calculate the work done in pulling the object, in pulling an object with a constant force F, with a constant force F, so that the block moves with constant velocity, so that the block moves with a constant velocity through a distance d, velocity through a distance d, through a distance d। ये आपको गिवन है, फिगर क्वेश्चन में गिवन है। इसका मास m है, फोर्स f है, f थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, फोर्स f है, ये एंगल थीटा है, और ये रफ सरफेस है तो यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। करना है इसमें, वर्क पूछा था, पहला क्वेश्चन ही है कैलकुलेट द वर्क डन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल, वरना तोड़ जाता अगर बैलेंस नहीं कर रहे होते तो, है कि नहीं। नॉर्मल फिर कहाँ जाएगा, नॉर्मल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, सोचो। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए एनएलएम आना चाहिए अच्छे से भाई, फ्रिक्शन के साथ। नहीं आता है तो फिर चाऊ माऊ हो जाएगी तुम्हारी, चाऊ माऊ हो जाएगी तुम्हारी, चाऊ माऊ। आ गया, नहीं 1 मिनट रुक जाए, लो भाई 1 मिनट रुक गए, शायद 1 मिनट में कुछ कर पो तो कर लो तुम। पीछे ले लूँ थोड़ा सा, पीछे स्लाइड करूँ, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, चलो भाई इतना तो एकदम सही सोचा कि भाई फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा होगा सर, तो
तो चलो ला मैं ही शुरू करता हूँ। तुम लोग देखो, तुम लोगों को ऐसा बता रखा है कि जब भी आड़े तिरछे फोर्स दिखे तो पहला काम होता है उसके कंपोनेंट्स कर लेना। तो अपन ने इसके कंपोनेंट्स कर लिए, थीटा वाला कॉस होगा और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन होगा। ये बात सबको याद है। इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि जमीन को नीचे धक्का दे रहा है तो जमीन इसको ऊपर धक्का दे रही होगी। एफ कॉस थीटा इसको राइट साइड लेके जा रहा होगा तो फ्रिक्शन कह रहा होगा भाई तू किधर लेके जा रहा है, तो उस पर टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी, टेंडेंसी आगे की तरफ होगी जाने की, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। बेसिक क्लियर हो गया सब? ठीक। तो सबसे पहले मैं वाई डायरेक्शन में देखूंगा। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखता हूं तो ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एन प्लस एफ साइन थीटा दिस शुड बी इक्वल टू एम जी। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। नॉर्मल डायरेक्शन अपने बच्चों ने पता कर ली, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। पहले इक्वेशन ये आ गई। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस बात को सोचा जाए तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्क डन किसका। तो मतलब वर्क डन कौन पुल कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो किसका वर्क चाहिए उसे, एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछो कि वो तुमसे क्या कहना चाह रहा है। वर्क निकालना है तो वर्क हमेशा फोर्स का होगा, तो कौन से फोर्स का। तो हमने देखा कि उसने क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा है कि वो कहाँ गया, वर्क डन कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पुल करना है विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ, तो इसको पुल कौन कर रहा है, एफ। तो मुझे इस एफ का वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन समझ गए, इसका वर्क डन निकालना है एफ का। उसके बाद कह रहे हैं सो दैट द ब्लॉक मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो कितना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में एक लाइन लिख दी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया है ना। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं बोल दूंगा देखो भाई एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके पास एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। यही तो मतलब हुआ, हाँ यही तो मतलब हुआ। और ये यहां से यहां तक कितना दूरी तय करके आया है, डी। डी शायद दिया है क्वेश्चन में, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस डी। तो डी डिस्टेंस से मूव किया है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि देख भाई जो अगर मैं फ्रिक्शन निकालना चाहूँगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू एन होती है, तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ की वैल्यू आ गई म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मैंने यहाँ से एक चीज़ पता कर ली कि इस ब्लॉक पे अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो कितना फोर्स लग रहा होगा। कितना चमक गया, फोर्स पता चल गया। अब तुम्हें क्या करना है, ये तो आपने लिख लिया ना 60 डिग्री वाला, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अब आप लोगों को क्या पता चल गया, वर्क निकालने के लिए तो वर्क का फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा। फोर्स मुझे पता है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट इज डी एंड एंगल इज कितना, थीटा है यहाँ पे, तो ये एंगल है थीटा, मतलब एफ इंटू कॉस थीटा। समझ गई बात, बस यही आंसर है वर्क डन का, खत्म। हाँ तुमको म्यू क्वेश्चन में दे रखा था, थीटा दे रखा था, डी दे रखा था, सब कुछ है उसमें, कुछ भी अननोन नहीं है। क्या कैसे निकाली होगी सोच। एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मैंने क्या लिखा होगा, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट जीरो करने के लिए इधर एफ कॉस थीटा और इधर एफ, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी तो फोर्स जीरो होगा इस पे। तो इसको मैंने बराबर कर दिया। फोर्स को, फ्रिक्शन को क्या लिखूंगा, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू तो फ्रिक्शन म्यू एन होता ही है ना, ये तो पता ही है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है, तो एन की वैल्यू मैंने उठा के कहाँ से डाल दी,
इक्वेशन नंबर 1 से। तो n की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 से डाल दी, तो उसके बाद रीअरेंज कर लिया। समझ गया? ये क्वेश्चन आपके जेई और नीट लेवल का है, तो थोड़ा परेशान होने की बात नहीं है। मैं बैठ ही जाता हूँ। हाँ, जेई नीट शॉर्ट में जीत। बोर्ड के लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं है इसको। हाँ? जेई प्लस नीट इज इक्वल टू जीत। इसमें देखो 2 चैप्टर मिक्स किए ना अपन ने इसमें लॉज ऑफ मोशन मिक्स कर दिया, फ्रिक्शन मिक्स कर दिया, और वर्क एनर्जी पावर मिक्स कर दिया। ठीक है? प्रतिज्ञा जी, क्या हुआ? हाँ, पूरा एनएलएम है, बस लास्ट में ये फॉर्मूला लगाया बस वर्क एनर्जी का। इतना पकड़ लिया तूने? वेरी गुड। अगली हेडिंग लिखी जाए। अच्छा, 1 मिनट, ठीक। हाँ, वो कह रहा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाते हैं। शुरू करें? अरे भैया शुरू करें क्या? अरे आर्यन, और ये इसका पड़ोसी का क्या नाम है तेरा? दिशित। दिशित तो पीछे वाला है, तेरा क्या नाम है? तनिष्क। हाँ, क्यों बतिया रहे हो? ऐसे ही, ऐसे ही बातें करते करते लोगों में प्रेम हो जाता है, तो ऐसे ही बातें नहीं करनी चाहिए। चलो, अगली हेडिंग लिखी जाए। एनर्जी। तुमको लग रहा होगा ये चैप्टर तो फटाफट निपट रहा है। वर्क खत्म, सीधा एनर्जी आ गया। यस, ये समझ गया लड़का कि जो दिखता है वो होता नहीं। यार, एनर्जी का मतलब होता है औकात। ठीक है? एनर्जी का मतलब क्या होता है? औकात। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। किसकी? अच्छा, इसने पूछा। तो तुम दोनों ऐसे क्यों बैठी हो दोनों? सीधा बैठो, सीधा। इधर मुंह करके बैठो ना। हाँ, हाँ, अच्छा लगा ना? तू भी सीधा हो, देख, कोशिश कर सीधा होने की। अच्छा, ऐसे तो ना। एनर्जी का मतलब होता है औकात। औकात किस चीज़ की? देखो, सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अपन मान रहे हैं उसके पास एनर्जी है, तो उसका मतलब है कि वो कितनी वर्क कर सकता है। इसका मतलब होता है एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना? वो कितनी उसके पास टोटल कैपेसिटी है जिससे वो वर्क कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, छोटी सी चीज़ है। एक किलो का पत्थर है। 1 किलो के पत्थर को उठाना तुम्हारे लिए एकदम ऐसे हलवा जैसा काम है, तुम आराम से 1 किलो का पत्थर उठा लोगे। अब उस 1 किलो के पत्थर को उठा के तुम्हारे सिर के ऊपर रख दिया जाए और एक पतले से धागे से बांध दिया जाए। अभी तक जमीन पर रखा हुआ था, तुम्हें उससे डर लग रहा था क्या? अब उससे एक धागा बांधा और सिर के ऊपर ऐसे ऊपर दीवार से बांध के ऐसे लटका दिया। अब उस 1 किलो के पत्थर से तुम्हें डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, हाँ या ना? थोड़ी चीज़ों को और समझते हैं। घर के बाहर तुम चप्पल उतार के गए, या मम्मी की उतारी हुई चप्पल घर पे रखी हुई है आराम से, जब तक रखी हुई हैं तब तक तुम्हें उनसे डर लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइंग मोशन में आएंगी, तुमको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो प्रोजेक्टाइल है ना, तो तुम्हें डर लगेगा, है ना? तो सिंपल सी बात यह है कि जब चप्पल पड़ी हुई थी उसके पास एनर्जी नाम की कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन जैसे ही वो उड़ी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी आई तो तुम्हें डर लगा। वो जो पत्थर है जमीन पे पड़ा हुआ था उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, तुम्हारे ऊपर लेके आए, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तुम्हें डर लगने लगा। मतलब तुम जिस चीज़ से डर रहे हो उसका नाम एनर्जी है। उसका देख,
तुम जिस चीज से डर रहे हो उसका नाम एनर्जी है। तुम ऑब्जेक्ट से नहीं डरते हो, तुम शेर से नहीं डर रहे हो। शेर जब दहाड़ता है तो दहाड़ने से जो कानों में आवाज आती है, जो साउंड एनर्जी है, तुम उससे डर रहे हो, है ना। एक शेर है और वो शेर ऐसे बिल्ली की आवाज में बोलने लगे, म्याऊ म्याऊ, तुम डरोगे क्या यार? नहीं ना, मजा ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि मतलब सॉफ्टवेयर अलग है, हार्डवेयर अलग है, समझ में नहीं आ रहा प्रोग्राम ही अलग सेट हो गया है। तो एनर्जी का मतलब है भाई, वर्क की ही फॉर्म है दूसरी एनर्जी। एनर्जी का ही दूसरी फॉर्म है वर्क। तुम वर्क करके एनर्जी प्राप्त कर सकते हो, एनर्जी करके, एनर्जी देके वर्क करा सकते हो। लेकिन समस्या क्या है कि एनर्जी से वर्क बना देना 100% पॉसिबल नहीं है। आइडियल केस में कर सकते हो, लेकिन ऐसे तुम बोलो रियल लाइफ में एनर्जी से वर्क तुम कभी कन्वर्ट कर ही नहीं सकते 100%। जैसे कि जैसे तुम लोग टरबाइन को अगर घुमाना है तुमको हाइड्रो पावर प्लांट में, तो ऊपर से पानी आ रहा है, तो पानी के पास एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी है। तो पानी जब नीचे आएगा तो टरबाइन को घुमाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगी? काइनेटिक में। काइनेटिक से किस में जाएगी? इलेक्ट्रिकल में। तो एनर्जी ने अपने फॉर्म चेंज किए ना, लेकिन जितनी एनर्जी उस पानी के अंदर थी काइनेटिक, क्या पूरी की पूरी तो टरबाइन घुमाने में यूज आ गई? नहीं। तो कभी भी 100% कन्वर्जन नहीं होता। वो एनर्जी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन क्या एनर्जी खो जाती है? नहीं। एनर्जी लॉस हो सकती है, उसे तुम लॉस तुम उसको बोल रहे हो जिसको तुम रिकवर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन है तो, तुम्हारी जेब से किसी ने 10 रुपए चुरा लिए, तुम्हारी जेब से गए ना 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए तो अभी भी है ना सिस्टम में। लॉजिकल बात लग रही है? तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एनर्जी भी ऐसे ही है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस उसके फॉर्मेट चेंज होते हैं। ए से बी बन गई, बी से सी बन गई, सी से डी बन गई। इस दौरान कुछ कुछ वो ऐसी फॉर्म में चली गई जो कभी रिकवरी नहीं हो रही। जो रिकवर नहीं हो रही उसको अपन क्या बोल दे रहे हैं? लॉस हो जा रही। हाँ, तो इसीलिए अपन कहते हैं एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सिनोनिम शब्द बोलना गलत है, ऐसे फॉर्म बदल गई। जैसे तुमने आटा था, आटे में पानी डाला, आटा गूंथ के रोटी बना ली, है तो आटा ही ना। लेकिन आटा इज इक्वल टू रोटी थोड़ी है, फॉर्म चेंज हो गई, तो सिनोनिम नहीं है। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। ज्ञान की बातें हो गई, अब लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, एनर्जी इज डिफाइंड एज इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज डिफाइंड एज इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। When we say, next point, when we say that a body has energy, when we say that a body has energy, it means it means it can do work. It means it can do work. There are different forms of energy. There are, next point, there are different forms of energy. Example, चलो तुम्हें जो जो आता है सब लिख लो। क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी, हाँ लिखते जाओ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जो तुम्हें मन में आ रहा है, थर्मल एनर्जी। वेरी गुड। हाँ, यूज किस चीज का? क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग चैप्टर्स में मैं इन सब बातों को वापस से बुलवाऊंगा, एक्सेट्रा। ठीक, जितना भी लिख दिया उसके बाद एक्सेट्रा। ओके, देखो एनर्जी और वर्क एक से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो यूनिट वगैरह सबको सेम ही है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। लिख दो, यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम एज वर्क। एक लाइन में खत्म। यूनिट्स एंड डायमेंशन आर सेम एज वर्क।
तो वर्क की जो भी यूनिट्स डायमेंशन है वो सारी की सारी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगी, जूल, अर्ग। आप लोग वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है। हाँ, ईवी 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 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जानते होंगे, केमिस्ट्री में यूज आता है, फिजिक्स में तो बहुत लेट आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात, रिलैक्स। चलो भाई, देयर आर two types of energy in mechanics that we use. There are two types of energy in mechanics that we use. First is kinetic energy, second is potential energy. First is kinetic energy, potential, or second is potential energy. पहली हेडिंग लिख ली जाए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी it is internal capacity, it is internal capacity of doing work, it is internal capacity of doing work of an object, it is internal capacity of doing work of an object by virtue of its motion, by virtue of its motion, by virtue of its motion, मतलब मोशन की वजह से जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, लिख लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने इसमें ना मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर लिया, तो ये मोमेंटम बन गया, तो बन गया p स्क्वायर बाई 2m। p इज द मोमेंटम, तो अपन मोमेंटम कहते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर भी है और काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m भी है, दोनों ही फॉर्मूले याद रखने। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर, थैंक यू वेरी मच, बाय।